हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बताओ कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको तीन बातें याद रखनी होगी। सबसे पहली बात ये रहने वाली है कि क्लास को पूरा देखना है, कहीं पर भी क्लास को छोड़कर आपको बाहर नहीं जाना है। सेकंड नंबर पर बात ये रहने वाली है कि इस क्लास को अपने भाइयों और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से कुछ न कुछ फायदा ले सके। थर्ड नंबर पर बात ये रहने वाली है, यदि कोई भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करेगा ताकि जब भी मैं यहां से कोई भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आज हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि एक्सरसाइज 6.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। फिर हमने एक्सरसाइज 6.3 के अंदर जो कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी उन कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर ली थी और वो हमारा कॉन्सेप्ट था परम्यूटेशन। मैंने परम्यूटेशन की डेफिनेशन बतवाई थी। फिर मैंने कहा था जब किसी ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन निकालते हो तो उस समय क्या करना होता है कि आपको तीन बातें याद रखनी होगी। सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का आप परम्यूटेशन निकाल रहे हो तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टिंक्ट है या नॉट डिस्टिंक्ट है। यानी कहने का मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर यदि कोई भी, और मैं फॉर एग्जांपल के लिए यदि मानूं कि यदि कोई भी हमारे पास एक वर्ड है, ठीक है, और उसके अंदर जो आने वाले लेटर है यदि वो लेटर डिफरेंट डिफरेंट है, यदि लेटर डिफरेंट डिफरेंट है तो हम उसका परम्यूटेशन किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि जो लेटर है वो यदि सेम है, यदि उस वर्ड के कुछ लेटर सेम है तो हम उसका परम्यूटेशन हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हमने कल कहां तक देख लिया था। कल हमने देखा था कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा अभी कोई भी वर्ड, उस वर्ड का यदि कोई भी जो लेटर है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, और उसका परम्यूटेशन निकाल रहे हो, लेकिन उस समय भी आपको एक बात और ध्यान रखने वाली है, और वो कौन सी है, दूसरी, कि क्या वो जो है ना रिपीटेशन, जो भी आप परम्यूटेशन उन लेटर के या उन वर्ड के निकाल रहे हो तो वहां पर जो है ना उन लेटरों का जो रिपीटेशन है वो अलाउड है कि नहीं अलाउड है। बात है ना समझ में। यदि यो भी आपको देखने के बाद में फिर आगे क्या करोगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो आप अब हम क्या करेंगे कि उसके आगे और कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। अब की बार क्या होगा कि अब की बार होगा कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken are at a time where repetition is allowed। इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो क्या था, द नंबर ऑफ permutation out of n different objects taken are at a taken are at a time where repetition is not allowed। लेकिन यहां पर क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। उस समय था रिपीटेशन नॉट अलाउड, लेकिन यहां पर है रिपीटेशन अलाउड है। हिंदी में क्या कहा गया है, यदि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बने कर्मचारियों की संख्या जबकि वस्तुओं के पुनरावृत्ति की अनुमति हो। जब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर इस टाइप का लैंग्वेज दिख जाए तो उस समय आपको फॉर्मूला कौन सा लगवाना है, उस समय आपको फॉर्मूला लगवाना है कि इज इक्वल टू n की पावर r। जहां पर ये जो r है ना, वेयर वेयर जहां ये जो r है ना वो हमेशा हमेशा क्या होता है, जीरो से तो बड़ा होगा या इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन ये r जो है ना वो n से तो छोटा होगा। ये r जो है ना वो n से तो छोटा होगा या क्या होगा, इसके इक्वल होगा। आप कहोगे सर मेरे को ये बताओ n क्या है r क्या है, तो n जो है ना, n जो है ना वो क्या है, ये है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी उस ऑब्जेक्ट के कितने नंबर है।
लेकिन लेकिन यहां पर जो आर है ना, वो आर क्या है, वो आर है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम, यानी एक समय में लिए गए नंबरों की संख्या। ठीक है ना। तो देखो यहां पर मैंने लिखा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब कभी भी क्या होता है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, जब किसी भी आप ऑब्जेक्ट क्या निकालते हो, परम्यूटेशन निकालते हो, यानी उस समय वो लैंग्वेज कुछ कुछ इस प्रकार से आ जावे, किस प्रकार से, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। उस समय क्या होता है, जितने ऑब्जेक्ट आपके पास है उन सभी ऑब्जेक्ट को लेकर बनाया जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए कहूं, ये सेम जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमने एक्सरसाइज 6.1 के अंदर पढ़ा था। उस समय वो क्या था, वो था फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैंने फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या कहा कि मैंने एक वर्ड दे दिया, ये रोज, क्या दे दिया, रोज। इस रोज वर्ड से आपको क्या करना है, एक 4 लेटर का कोड बनाना है। कितने लेटर का, 4 लेटर का, इन 4 लेटर का आपको क्या बनाना है, कोड बनाना है। लेकिन ये कह रहा है कि यहां पर जो लेटर आएंगे ना, उसका जो रिपीटेशन है ना, वो अलाउड है। कहने का मतलब ये है कि यहां पर यदि आर आ गया, फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर यदि आर आ गया, तो बाकी बचे जो 3 बॉक्स और है उसके अंदर भी आप आर ले सकते हो। बात है ना समझ में। इस लाइन का मतलब ये होता है वेयर, जहां रिपीटेशन इज अलाउड, यानी किसी भी अंकों की या वस्तुओं की के पुनरावृत्ति की अनुमति हो, उस समय क्या किया जाता है। जैसे मैं कहूं यहां पर इस वर्ड के अंदर कितने लेटर है, आप कहोगे सर 4 लेटर हैं। तो यहां पर इन चारों में से कोई भी एक आ सकता है, यहां पर इन चारों में से कोई भी एक लेटर आ सकता है। मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल यहां पर ओ आ गया। यदि फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर ओ आ गया और यहां पर लाइन कह गई हुई है कि वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, यानी जो आपने फर्स्ट बॉक्स के अंदर लिया है उस लेटर को आप शेष बचे हुए बॉक्स के अंदर भी ले सकते हो। तो यहां पर 4 थे लेटर, तो यहां पर भी उन चारों को ले सकते हो। आप कहोगे सर जी, ठीक है, फिर यहां पर भी चारों को ले सकते हो, फिर यहां पर भी चारों को ले सकते हो। तो सभी का बेस सेम होता है, तो उनकी जो पावर होती है ना, वो आपस में ऐड हो जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इज इक्वल टू 4 की पावर 4, क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4। जैसे आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, जैसे आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, यानी देखो कितना हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 256 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, इस रोज से बनने वाले कितने और अरेंजमेंट होंगे या कितने कोड बन सकते हैं, और उन कोड को जब बना रहे हो और यहां से जो लेटर आप ले रहे हो उन लेटरों का रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो लेटर ले रहे हो उस सेम लेटर को बाकी बचे बॉक्स के अंदर भी ले सकते हो। यदि यदि यहां पर ये लाइन ना लिख के यदि कह देता इज नॉट अलाउड, उस समय क्या होता कि फर्स्ट बॉक्स के अंदर जो आपने लेटर ले लिया है उस लेटर को शेष बचे बॉक्स के अंदर आप नहीं ले सकते हो। इसलिए हर बार क्या होता है, एक कम होते हुए चले जाता है। तो देखो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर था। क्या था कि यहां पर देखो एन कितने थे, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कितने थे, 4 लेटर थे, उसमें से कितने लेने, 4 लेने। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम कितने लेने, 4। लेकिन रिपीटेशन क्या है, अलाउड है। उस समय क्या किया जाता, एन की पावर आर, यानी ये एन की पावर क्या हो गई, आर। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में
आ रहा है, आया नहीं है, आ रहा है। जब हम इसके ऊपर और क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो उस समय आपको बढ़िया सा समझ में आ जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के कुछ स्पेशल पॉइंट हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे स्पेशल पॉइंट्स क्या है, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट रहने वाला है कि the number of permutation, the number of permutation out of n different object n different objects taken are at a time when repetition is allowed। उस समय का फॉर्मूला क्या होता है, उस समय का फॉर्मूला होगा कि n की पावर क्या आ जाएगी, r। n क्या होता है, n होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन r क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। लेकिन यहां पर जो r की वैल्यूज है, यहां पर जो r की वैल्यूज है, वेयर का मतलब होता है जहां r जो होता है ना, वो हमेशा हमेशा क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा या इसके इक्वल हो सकता है, लेकिन ये n जो है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स उससे छोटा या उसके इक्वल होगा। यदि मैं क्या करूं, यहां पर जो ये लाइन लिखी हुई है r एट अ टाइम, यहां पर मैं कह दूं ऑल एट अ टाइम, कहने का मतलब ये है r जो है वो किसके इक्वल हो जाए, n के इक्वल हो जाए। तो उस समय उस ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन क्या होगा। यदि मैं लिख दूं नथिंग एट अ टाइम, उस समय उस ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन क्या हो जाएगा। तो अब हमारा रहने वाला है सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट है द नंबर ऑफ permutation out of n different objects taken all at a time when repetition is allowed। अब देखो क्या हो गया कि ऑल का मतलब होता है सभी, यानी जो r था ना, उसकी जगह आपने क्या लगवा दिया, n लगवा दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि इज इक्वल टू था n की पावर r। क्या था, n की पावर r। जब आपने क्या किया, n r दैट इज क्या हो गया n। जब आपको किसी ऑब्जेक्ट का क्या पूछे, परम्यूटेशन पूछे, और उस ऑब्जेक्ट का जब परम्यूटेशन पूछे और उस ऑब्जेक्ट के एक ही समय में आपको सभी वस्तुएं लेने के लिए कहे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n की पावर n होता है। क्या होता है, n की पावर n होता है। अब हमारा होगा नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या होगा कि नेक्स्ट पॉइंट के अंदर होगा कि उस समय हमने क्या किया था, ऑल एट अ टाइम, यानी एक समय में हमने सभी ले लिए थे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, एक समय में कुछ नहीं लेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन क्या होगा। तो देखो मैंने यहां पर लिखा
the number of objects, the number of permutations, sorry, the number of permutation out of n different objects, out of n different objects taken nothing at a time when repetition is allowed। तो उस समय का फॉर्मूला क्या होगा? उस समय का फॉर्मूला होगा, देखो यहां पर लिखा हुआ है नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? नथिंग, दैट इज कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर जो आर की जो वैल्यूज थी वो किसके इक्वल हो गई? 0 के इक्वल हो गई। हमारा फॉर्मूला क्या था कि n की पावर r थी, क्या थी? दिस एम्प्लाइज दैट, यानी n की पावर क्या थी? r थी। जैसे ही मैं r की जगह 0 रख दूंगा तो दिस एम्प्लाइज दैट n की पावर r दैट इज 0। जब किसी बेस के ऊपर पावर 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यूज हो जाएगी 1। कहने का मतलब ये है कि 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यूज होती है ना वो 1 होगी। और जब किसी भी बेस के ऊपर, जब मैंने मान लिया बेस है a, इसके ऊपर यदि पावर क्या आ जाए? 0, तो इसकी भी वैल्यूज क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमारे इस कॉन्सेप्ट के कितने स्पेशल पॉइंट्स थे? 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको है ना ये कॉन्सेप्ट बढ़िया सा समझ में आ जाए और एक लंबे समय तक आप इसको याद रख सको, ठीक है ना। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। यहां पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। जो अंक है ना उसकी क्या है? पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे कि आपको जो डिजिट है वो कहां से कहां तक लेनी है। तो आप कहोगे सर हमें डिजिट लेनी है 1 से लेके 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर इसने क्या कहा है कि इसने कहा है इसमें से कितनी डिजिट सेलेक्ट करनी है? इसमें से आपको करनी है 4 डिजिट सेलेक्टेड। बात है ना समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से हम बॉक्स बना देंगे, ठीक है ना। ये हो गया 1 2 3 और 4। अब इन 9 डिजिट में से कोई डिजिट यहां पर भी आएगा, 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 ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है? यहां पर कहा गया है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो 9 डिजिट हैं उस 9 डिजिट में से कोई एक डिजिट यहां पर माना फिल हो गया तो उस डिजिट को आप शेष बचे 3 बॉक्स के अंदर भी ले सकते हो। बात है ना समझ में। मैं फॉर एग्जांपल के लिए कहूं, यदि यहां पर जो फर्स्ट बॉक्स है उसकी जगह क्या आ गया मेरे पास? इसकी जगह आ गया मेरे पास 3। क्या आ गया? 3। तो यहां पर क्या है? रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। इन अंकों की पुनरावृत्ति जो है उसकी अनुमति है। जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम वापस पूरा काउंट कर लेंगे। तो यहां पर पूरी डिजिट कितनी हो गई? 9। तो यहां पर भी कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। फिर और देखेंगे
कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल के लिए कहूं 6, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, यानी अंकों की पुनरावृत्ति की जो अनुमति है वो है। तो उस समय क्या हुआ कि इन सभी को आप वापस काउंट कर सकते हो, या मैं कहूं इस 6 वाला जो डिजिट है इसको आप वापस यहां पर भी लिख सकते हो, इसको आप वापस भी ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, इन सभी को वापस काउंट किया तो कितने हो गए 9। तो यहां पर क्या हुआ, इन 9 में से कोई एक आएगा। फिर यानी मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कहूं यहां पर मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। रिपीटेशन यहां पर लिखा हुआ है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, तो अंकों की पुनरावृत्ति है। तो उसमें क्या करेंगे, इस 1 को भी वापस यहां पर लिख सकते हैं ना। तो टोटल डिजिट्स कितनी होगी वापस काउंट करेंगे तो 9, तो यहां पर भी 9 में से कोई एक हो जाएगा। ये तो थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर हमने उस मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। लेकिन आपको क्या करना है कि जो इससे पहले वाला अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा था उस कॉन्सेप्ट की रिकॉर्डिंग करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, लैंग्वेज तो लिखनी होगी सॉल्यूशन के अंदर। यहां पर मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if repetition of digits is allowed, इज इक्वल टू हो गया n की पावर 4। यानी ये जिस हिसाब से लैंग्वेज दे रखी है उस सेम लैंग्वेज का हमने कॉन्सेप्ट भी समझा था। और वहां पर क्या था, द नंबर ऑफ permutations out of n different objects taken यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया 4। तो वहां पर क्या लिखा हुआ था, r at a time when repetition is allowed। तो उसी लैंग्वेज के ऊपर ये है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, n की पावर r, n दैट इज यहां पर n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहां पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 9। तो यहां पर मैंने लिख दिया 9 इज इक्वल टू 9 पावर r कितना है 4। तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे सर 9 का क्यूब होता है 729 मल्टीप्लाइड बाय, फिर एक 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6561। क्या हो जाएगा 6561। तो हम 4 अंकीय संख्याएं कितनी बना सकते हैं, यानी 6561 बना सकते हैं। बात है ना समझ में। या हम क्या करें, फंडामेंटल, देखो आपको करना तो इस हिसाब से ही है, लेकिन मैं इसका एक और मेथड समझाने की कोशिश करूं, यहां पर वो होगा मेथड। यदि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करते तो यहां पर कितने आ जाते, 9, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9। ऐसा क्यों, तो यहां पर लिखा हुआ है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, जब आप इन सभी को क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई करवाओगे, तो उस समय भी क्या आएगा 6561। क्या आएगा 6561। तो हम कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं।
अब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन के ऊपर। जो सेकेंड नंबर वाला जो पॉइंट था वो क्या था कि परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का आप परम्यूटेशन निकाल रहे हो तो सबसे पहले बात ये याद रखनी है कि जो वो ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले जो लेटर है या डिजिट है वो क्या डिफरेंट है कि नहीं है। यदि डिफरेंट है तो आप कुछ इस प्रकार से करोगे, ठीक है। जब डिफरेंट नहीं हो तब उस ऑब्जेक्ट का हम परम्यूटेशन किस प्रकार से निकाल सकते हैं वो अब समझने की कोशिश करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है परम्यूटेशन का, क्रमचय जब सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं है। परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। बात है ना समझ में। उसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड। उसमें से उस ऑब्जेक्ट में से p1 ऑब्जेक्ट जो है ना वो आर ऑफ वन काइंड, यानी वो एक जैसे हैं। p2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकेंड काइंड, एक p2 ऑब्जेक्ट्स और है वो एक प्रकार का है। ऐसे करते हुए यदि pk तक चला जाए, pk ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ kth काइंड एंड द रेस्ट इफ एनी आर ऑफ डिफरेंट। कहने का मतलब ये है n वस्तुओं के क्रमचयों की संख्या जहां p1 वस्तु एक प्रकार की, p2 वस्तुएं दूसरे प्रकार की, और ऐसे करते हुए अब जब आगे की ओर जाएंगे तो pk वस्तुएं के वह प्रकार की और जो शेष बची हैं यदि कोई है वो क्या हो विभिन्न प्रकार की हो। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट का हम परम्यूटेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होगा कि फॉर्मूला होगा दिस एम्प्लाइज दैट n फैक्टोरियल, क्या हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो सेम है उन सभी का फैक्टोरियल, फिर उसको करवा देंगे मल्टीप्लाई और फिर दे देंगे n फैक्टोरियल के डिवाइड के अंदर। यानी देखो p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ऐसे करते हुए कहां जाएगा pk तक। कहां तक चला जाएगा pk तक। k यहां पर क्या है नेचुरल नंबर्स है। क्या है नेचुरल नंबर्स है। मैंने ये जो समझाने की कोशिश की शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक बार वापस समझाने की कोशिश करूं कि ये जो कॉन्सेप्ट हमें क्या कह रहा है कि मैंने कोई फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया और वो क्या है मैंने यहां पे लिखा FOOT। यहां पर क्या हो गया फुट, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर जो लैंग्वेज कह गई हुई है या लैंग्वेज हमने यहां पर लिखी है उसी के अनुसार इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो देखो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है ना वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, यहां पर कहोगे सर 4, कितने 4, लेकिन यहां पर लेटर जो है ना वो 3 ही है। लेटर जो है ना वो कितने 3 है, ठीक है ना। तो यहां पर है ना 4 ना करके मैं कह सकता हूं 3। वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड। इसमें से जब देखोगे p1 जो है ना वो यहां पर क्या होगा o, वो जो o है ना यहां पर कितने आए हुए 2, कितनी बार आए हुए 2 बार। लेकिन इसी प्रकार से p2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकेंड काइंड। यदि मैं कुछ एक और अलग से कोई ले लूं, जैसे मैंने यहां पर कह दिया इंडिपेंडेंस, क्या कह दिया यहां पर मैं लिख दूं ये जो इंडिपेंडेंस स्पेलिंग है इसके अंदर जब देखोगे कि n कितनी बार आया हुआ है तो आप कहोगे सर n ने यहां पर 3 बार आया हुआ है।
लेकिन यहां पर जब डी की बात करेंगे वो कितनी आया हुआ है, आप कहोगे सर 2 आ। लेकिन जब यहाँ पर ई की हम बात करेंगे, जब हम यहाँ पर ई की बात करेंगे वो कितनी बार आया हुआ है, 4 बार। तो ये जो देखोगे यहाँ पर फूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार के यदि आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दे और फिर उस ऑब्जेक्ट का आपको परम्यूटेशन निकालने के लिए कहवे, तो आप ना इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से? आपको कौन सा फॉर्मूला लगवाना होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो सेम ऑब्जेक्ट आए हैं उन ऑब्जेक्टों का फैक्टोरियल लगवा के क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। जैसे मैं कहूं कि यहां पर है ना, इसका है ना आप ऐसे नहीं निकाल सकते हो NPR वाले फॉर्मूले से। जैसे आपने NPR वाले फॉर्मूले से आपने परम्यूटेशन निकालने की कोशिश की तो वो वैल्यूज हमारी गलत हो गई। तो इस इंडिपेंडेंस को या इस फूड को आप कैसे करोगे, इस प्रकार से करोगे। तो n का मतलब होता है, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर कितने हैं, 4, तो मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, उसके बाद में ये होता है P1 P2 का मतलब होता है कि P1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, यानी एक प्रकार के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप कहोगे कितने हैं सर 2, तो इसको क्या दे दोगे, भाग 2 फैक्टोरियल से। तो ये जो है ना, ये जो है ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 को तब तक खोलते जाना है जब तक 2 ना आए, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के अंदर 2 भी होता है। आप कहोगे जी सर, तो यहां पर मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कर क्या कर दिया, 2 फैक्टोरियल। इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 3 कितने हो जाएंगे, 12। कितने हो जाएंगे, 12। जब आप ऐसे करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन आपने इस फॉर्मूले से किया NPR वाले फॉर्मूले से, तो उस समय क्या होगा, n की जगह आपने क्या लगवा दिया, n की जगह आपने लगवाया दैट इज ए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर, फिर कर दिया P, फिर R दैट इज ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, यानी आपको चारों के चारों लेने। जैसे आपने ऐसे किया तो देखो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होता है, यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो 4 माइनस क्या हो गया, 4 हो गया फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 1 हो जाएगी। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होती है, 24। तो देखो यहां पर जो वैल्यूज आई है ना वो 24 है, लेकिन यहां पर कितनी आई है, 12। यहां पर क्या आई है, 12, और यहां पर क्या आई है, 24। तो आप मुझे बता सकते हो कि जब आप इस फॉर्मूले से करोगे तो कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा, और जब आप इस मेथड से करोगे तो आपका कुछ इस प्रकार से क्या आएगा, आंसर आएगा। तो सबसे पहले परम्यूटेशन के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है, वो जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उस ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले जो लेटर हैं या आने वाले जो डिजिट हैं, क्या वो सेम है या डिफरेंट है। जब डिफरेंट हो तो आपको इसके अनुसार करना है, और जब सेम हो तो आप इस फॉर्मूले से करोगे, या इस फॉर्मूले से। बात है ना समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और एग्जांपल लेंगे। अब हमारा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जांपल क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले कर्मचियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि आपको एक वर्ड दे दिया और वो वर्ड है इलाहाबाद। इस इलाहाबाद का क्या निकालना है, परम्यूटेशन निकालना है, यानी क्रमचय निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां पर सॉल्यूशन के अंदर मैंने लिखा इलाहाबाद। क्या लिखा, इलाहाबाद। अब जैसे ही मैंने इलाहाबाद लिखा, फिर मैंने देखा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने हैं, 9। चलो ठीक है, चलो ठीक है, इन 9 में से 9 लेने। बात है ना समझ में। तो सबसे पहले ये देखो कि जो ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है और इस ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन निकाल रहे हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर घंटी बजनी चाहिए, क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर या इस वर्ड के अंदर आने वाले लेटर क्या रिपीट हुए हैं कि नहीं हुए।
तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस वर्ड के अंदर आने वाले लेटर्स जो है ना वो रिपीट हो रखे हैं। तो इसका परम्यूटेशन किस फॉर्मूले से निकालोगे? तो आप कहोगे सर आपने अभी अभी पहले बताया था ना, कौन सा फॉर्मूला, कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये जब तक करते रहना है तब तक वो सेम वर्ड समाप्त ना हो जाए या सेम लेटर समाप्त ना हो जाए, नहीं मल्टीप्लाई करवाते हुए pk तक आपको जाना है। तो इलाहाबाद के अंदर सबसे पहले ये चीज देखोगे कि कौन कौन से लेटर रिपीट हो रखे हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो ए है ना वो कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 4, कितनी बार है? 4 बार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एल भी कितनी बार आया हुआ है? 2 बार, कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। तो बताओ इसके अलावा और कोई है? आप कहोगे सर नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत तो लिखनी होगी ना, क्योंकि आप क्लास 11th का एग्जाम दोगे, ना कि किसी कंपटीशन एग्जाम को देने के लिए जाओगे। कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्या होता है, कोई थ्योरी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, सीधा मल्टीप्लाई किया यानी कैलकुलेशन की और आंसर पर टिक किया और आगे क्वेश्चन के अंदर चले गए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखनी होगी? थ्योरी लिखनी होगी। यहाँ पर मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ permutation total number of permutations of the letters of the word हमारा कौन सा है? इलाहाबाद। क्या है? इलाहाबाद। इज इक्वल टू हो गया। मैंने फॉर्मूला आपको क्या बताया था? मैंने फॉर्मूला बताया था n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय p2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये तब तक जाते रहना है जब तक अंत ना हो जाए, ठीक है ना। तो n फैक्टोरियल दैट इज ए 9, ये जो 9 है ना, ये फैक्टोरियल का साइन यहां से हटा दो, ठीक है ना। ये जो 9 है ना, ये 9 किसकी वैल्यूज है? n की वैल्यूज है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं? 9। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब देखो P1 कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कौन कौन से लेटर रिपीट हो रखे हैं। तो आप कहोगे सर ए, इलाहाबाद क्या हो रखा है? ए, यानी इलाहाबाद के अंदर ए जो है ना वो कितनी बार आया हुआ है? 4 बार। तो क्या करोगे? 4 फिर फैक्टोरियल लगवा दोगे मल्टीप्लाइड बाय, फिर आप कहोगे सर एल भी कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 2 फैक्टोरियल, ठीक है। दिस यानी इज इक्वल टू, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो 9 फैक्टोरियल के अंदर 4 फैक्टोरियल होता है, तो 9 फैक्टोरियल को पूरा ना खोलकर जब 4 फैक्टोरियल एंड जब 4 आ जाए उसके बाद में फैक्टोरियल का साइन लगवा देना है। तो मैंने लिखा कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर किसका साइन लगवा दूंगा? फैक्टोरियल का। डिवाइडेड बाय यहां पर क्या लिखा हुआ है? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल को हम ब्रेक कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो इस 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और देखो 2 1 जा 2, 2 मैं यहां पर कर दूं, 2 3 जा क्या हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। 2 3 जा क्या हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचा न्यूमरेटर के अंदर? तो आप कहोगे सर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया? 5 इज इक्वल टू हो गया। जैसे आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखो 9 8 जा कितने हो जाते हैं? 72। जैसे 72 को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा? 504। कितना हो जाएगा? 504। और 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो मैंने क्या किया कि 504 को किससे मल्टीप्लाई करवा दे? 15 से।
किससे करवा दिया? 15 से। तो कितना हो गया? यानी 7560। कितना आ गया? 7560 आंसर। तो हम इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से कितने और कर्मचारियों की संख्या बता सकते हैं? 7560। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप ना कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और वो हमारे होंगे इस बुक के एग्जाम्पल होंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? इस फॉर्मूलों को याद रखना है, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 if the repetitions of the digits is not allowed। क्या कहा गया है? 100 से 1000 के बीच स्थित कितनी संख्याएं हैं जिन्हें अंक 0, 1, 2, 3 और 4 और 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, आपको डिजिट्स किन के बीच में बतानी है? तो आप कहोगे सर मेरे को ना 100 और 1000 के बीच में, यानी 100 और 1000 के बीच में। तो 100 और 1000 के बीच में कौन कौन सी आ सकती है? तो इसके अंदर आ जाएगी 101, फिर आ जाएगी 102, फिर आ जाएगी 103। ऐसे करते हुए कहां तक चले जाएंगे हम? अनंत तक, यानी 1000 तक। तो यहां पर जो सबसे लास्ट होगा वो कौन सा होगा? 999। फिर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। इसके अंदर कुछ ऐसे क्या होंगे? नंबर होंगे जो नंबर इनसे, यानी जो यहाँ पर ये जो नंबर डिजिट्स दे रखे ना वो उनसे मिलकर नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे सर कौन कौन से? तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने क्या किया कि हमें नंबर जो दे रखे ना वो कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इससे कितने अंक की बनानी है? 3 अंक की संख्या बनानी है। कितने डिजिट्स की? 3 डिजिट्स की। आपने कहा ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो यहां पर जो है ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए? 6। तो आप कहोगे सर 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहां पर जो 6 के 6 जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? डिफरेंट है। लेकिन इन 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आपको लेने कितने हैं? 3। कितने लेने हैं? 3 लेने। कितने लेने हैं? 3 नंबर आपको लेने हैं। यानी 3 डिजिट एट अ टाइम, यानी एक समय में आपको कितनी डिजिट लेनी है? 3। लेकिन क्या होगा कि जब मैं क्या करूं कि जब मैं ये देखो, मैं यदि इसी नंबरों से, यानी इसी नंबरों से किससे? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 इन नंबरों से 3 डिजिट्स का यदि कोई भी नंबर बनाऊं और यदि इस शुरुआत वाले की जगह यानी यहां पर यदि 0 आ जाए तो मेरे को बताओ क्या ये 3 डिजिट्स का नंबर होगा? आप कहोगे सर नहीं। आपने ये कभी देखा कि ये 3 डिजिट का नंबर है? नहीं ना, क्योंकि ये यूनिट्स प्लेस पर आ गया। कहां आ गया? यूनिट्स प्लेस पर। तो हम इसको क्या करें? इस 0 को यहीं पर फिक्स कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 0 को यहीं पर हम फिक्स कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने क्या किया, 0 को फिक्स किया, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? अनुमति नहीं है। किसकी? यहां पर जो जितने भी डिजिट्स हैं, यहां पर जो जितने भी क्या है डिजिट्स हैं उनकी क्या है? इज नॉट अलाउड, उनकी पुनरावृत्ति नहीं है। तो 0 यहां पर आ गया तो 6 डिजिट्स में से एक डिजिट चला गया, तो पीछे कितने बचे? 5 डिजिट्स। कितने बचे? 5 डिजिट्स। तो आप कहोगे यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है ना वो कितने हैं? 5। क्या है? यहां पर जो 5 है ना वो क्या है?
डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। लेकिन आपको इसमें से एक समय में कितने लेने हैं? 2। इसकी जगह और इसकी जगह 2 कितने लेने हैं? 2 डिजिट लेने हैं, 2 डिजिट्स एट अ टाइम। एक समय में आपको कितने लेने हैं? 2 डिजिट। कहने का मतलब ये है कि यहां पर तो जो है वो टोटल आ जाएंगे, यहां पर तो कितने आ जाएंगे? टोटल 3 डिजिट्स नंबर आ जाएंगे, लेकिन उसमें से ये हम जब निकालेंगे तब हमारे पास टोटल आएंगे। तो क्या करेंगे, इसके आगे ना मैं ऐसे लिखूंगा, टोटल 3 डिजिट, टोटल 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू हो गया। तो देखो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने? 6 p और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम कितने हैं? 3। माइनस करना होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर जो जितने भी है ना बनेंगे ना कुछ इस फॉर्मेट के अंदर, तो वो तो 2 डिजिट का ही नंबर बनेंगे ना, तो वो क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। तो यहां पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप कहोगे सर 5। क्या है? 5p। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम वो कितने हैं? दैट इज ए 2। दैट इज ए 2। अब इसके आगे का सॉल्व है ना नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि टोटल 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू हो गया 6p3 माइनस 5p2। जैसे अब इसको सॉल्व करते हुए आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, यानी कहने का मतलब है चूंकि npr इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। बात है ना समझ में? तो n की जगह यहां पर क्या है? दैट इज ए 6। तो मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 6 माइनस 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 में से 3 चले गए तो पीछे कितना बच गया? 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 में से 2 चले गए तो पीछे कितना बचा? 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखो यहां पर जो है ना दोनों टर्म्स है, इसमें से क्या एलसीएम आ सकता है? तो आप कहोगे सर 3 फैक्टोरियल। क्या आ सकता है? 3 फैक्टोरियल। तो मेरे को ये बताओ यहां पर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल, यानी 3 फैक्टोरियल के अंदर 3 फैक्टोरियल का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 को जैसे सिर्फ 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल माइनस, जब 3 फैक्टोरियल के अंदर 3 फैक्टोरियल का भाग दोगे तो 1 बार, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करवा दोगे? 5 से, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो 6 फैक्टोरियल के अंदर 5 फैक्टोरियल छुपा हुआ होता है, तो मैंने कुछ इस प्रकार से ब्रेक किया कि 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल माइनस क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो यहां से ना क्या कॉमन आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 5 फैक्टोरियल बार कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचा? 6 माइनस, यहां पर जैसे 5 फैक्टोरियल बार आ गए तो पीछे यहां पर क्या बचा? 1 डिवाइडेड बाय हो गया 3 फैक्टोरियल। क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल। इसके आगे का कंटिन्यू मैं यहां कर लेता हूं। अब देखो मैंने यहां पर लिखा इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 में से एक 1 चला गया तो पीछे कितना बचा? 5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल के अंदर 3 फैक्टोरियल आता है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा? कुछ इस प्रकार से ब्रेक कर दूंगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल। अब इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो देखो 5 4 जा 20, 5 4 जा कितने हो जाएंगे? 20, 20 5 जा कितने हो जाएंगे? 100। कितने हो जाएंगे? 100। तो हमारे पास जो दे रखा था 0 1 2 3 4 और 5, कहने का मतलब है 100 से लेके 1000 के बीच में
इनसे बनने वाले कितने शब्द हो जाएंगे, इनसे बनने वाले कितने शब्द हो जाएंगे, 100 शब्द होंगे, ठीक है ना। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट, n का मान ज्ञात कीजिए इस प्रकार की, यानी एग्जाम्पल नंबर जो 12 है उसका फर्स्ट क्या दे रखा है, np5 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय np3, जहां पर n ग्रेटर देन 4, यानी जब आप n की वैल्यूज निकालते हो, वो जो n की वैल्यूज है वो 4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जैसे मैंने लिखा, तो इसको मैं वापस लिख दूंगा। सॉल्यूशन के शुरुआत के अंदर मैंने लिखा np5 इज इक्वल टू हो गया 42 मल्टीप्लाइड बाई np3। चूंकि आप जानते हो क्या कि NPR जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो जाता है n माइनस r फैक्टोरियल। तो n की जगह क्या है, यहां पर n ही है, तो मैंने लिखा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, दैट इज ए 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 42 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, दैट इज ए 3। क्या हो गया, 3। अब आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, n की फाइंड करनी है। तो देखो इसको है ना क्या करो, रेसिप्रोकल करवा के इस साइड भेज दो, इसको रेसिप्रोकल करवा के किस साइड भेज दो, इस साइड जैसे ही भेजोगे तो देखो डिवाइडेड वाला है ना मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाला है वो कूद के कहां चला जाएगा, डिवाइड के अंदर। तो मैंने कुछ इस प्रकार से किया कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये जो डिवाइडेड वाला था वो मल्टीप्लाई के अंदर चला गया, तो मैंने लिखा n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया n फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 42। अब देखो इस n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब देखो n माइनस 3 फैक्टोरियल और यहां पर लिखा हुआ है n माइनस 5 फैक्टोरियल। जब n माइनस 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो उसके अंदर n माइनस 5 फैक्टोरियल छुपा हुआ होगा, 100% होगा। कैसे, मैंने क्या कहा था कि यहां पर जो n आता है उसमें से हर बार एक कम करना होता है, तो जैसे एक एक कम करते हुए जाओगे तो 5 आ जाएगा। तो मैंने यहां पर लिखा कि n माइनस 3, फिर मैंने लिखा n माइनस 4, फिर मैंने लिखा n माइनस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो गया 42। अब देखो n माइनस 5 फैक्टोरियल से n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, बात है ना समझ में, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आगे का कंटिन्यू मैं यहां कर लेता हूं। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो अब हमारे पास बचा n माइनस 3, फिर बचा n माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया 42। जैसे ही इन ब्रैकेटों को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा कि n को n से मल्टीप्लाई करवाओगे तो हो जाएगा n स्क्वायर, फिर n को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस 4n, माइनस 3 को n से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का 3n, माइनस 3 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितने हो जाएंगे 12, और ये जो है ये पॉजिटिव का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का, जैसे आप रेसिप्रोकल करवाओगे तब। तो यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो मैंने लिखा n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस, यानी देखो प्लस 12 और यहां पर माइनस का क्या है 42 में से 12 जब हम कैंसिल आउट कर दें तो माइनस का यहां पर कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे सर माइनस का बच जाएगा 30 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, इज इक्वल टू यहां पर क्या हो गया 0 हो गया। जैसे ही आप इसकी फैक्टोरियल निकालोगे तो क्या होगा कि n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 3n माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखो ये जो है ना वो आपने कहां पढ़ा था, तो ये आपने पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, कहां पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, ठीक है ना। तो यहां से क्या क्या हमारे पास आ जाएगा, तो जैसे ही देखोगे इस ब्रैकेट से क्या कॉमन, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे सर n, तो यहां पर बच गया n
माइनस, यहां पर केवल क्या बच गया 10। फिर देखो +3 यहां से कॉमन ले लें तो यहां पर बच गया n और यहां पर बच गया माइनस का 10 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। और इन दोनों टर्म्स से और कॉमन क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर n माइनस का 10। तो बचा क्या कि शुरुआत वाले के अंदर से n प्लस क्या हो गया 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो अब क्या करो, या तो ये 0 कब हो सकता है, ये 0 तब होगा कि n माइनस 10, कहने का मतलब ये जो ब्रैकेट है ना, या तो ये 0 के इक्वल होगा, या क्या होगा कि ये जो ब्रैकेट है n प्लस 3 ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। या तो ये 0 के इक्वल होगा, ये आगे वाला ब्रैकेट, या होगा ये 0 के इक्वल। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो रेसिप्रोकल करने से ये माइनस वाला उस साइड जाएगा तो यहाँ पर किसका आ जाएगा, प्लस का। लेकिन ये प्लस का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। हमें कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर कि n ग्रेटर देन 4, n की जो वैल्यूज है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए। ये तो जो n है ना, ये तो क्या है 4 से छोटा है, और ये जो n की वैल्यूज है वो 4 से बड़ी है। तो हमारे पास जो n की वैल्यूज है ना वो कितनी आएगी, 10। कितनी आएगी, 10। जब हम n की जगह यहां पर लिख देंगे 10, 10p5 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाइड बाय 10p3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल नंबर 12 का सेकेंड करने की कोशिश करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि np4 डिवाइडेड बाई n माइनस 1p4 इज इक्वल टू पाई, यानी 5 डिवाइडेड बाई 3। यहां पर जो n है ना वो ग्रेटर देन है 4 से। यहां पर क्या दे रखा है, परम्यूटेशन का रेशियो दे रखा है। आप जानते हो, क्या जानते हो कि सर npr जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, तो आप कहोगे सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई होता है n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही ना इसकी जगह ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो गया, r की जगह क्या है, दैट इज ए 4। तो मैंने लिखा n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कौन सा, ये वाला। अब देखो n की जगह अब की बार क्या आ गया, ये पूरा। तो मैंने लिखा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n की जगह क्या है, दैट इज ए n माइनस का 1 माइनस r दैट इज ए 4 फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल है, ये है 5 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल। ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये जो है ना फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन के डिवाइडेड में ये फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन को जैसे ही सॉल्व करते हैं ना तो जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ना तो वो क्या हो जाती है, उलट के इन दोनों से आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। कुछ इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हो गया n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये तो हमारी ऊपर वाली फ्रैक्शन थी। अब जो नीचे वाली फ्रैक्शन है ना ये आपस में उलट जाएगी। तो देखो n माइनस 1 और माइनस 4 ये दोनों माइनस में ऐड होके कितने हो जाएंगे, माइनस के 5। तो n माइनस का क्या हो गया 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू हो गया 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है ना। जैसे ही और करेंगे तो देखो यहां पर इसमें से जब क्या करेंगे 1 को और कम करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल की। बात है ना समझ में। आप कहोगे सर यहां पर जो आप समझा रहे हैं ना वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं ना फैक्टोरियल नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के यहां पर बता रहा हूं। वो क्या होती है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ऐसे करते हुए मल्टीप्लाइड बाय कहां तक चला जाता है, 3, 2 और 1 तक जाता है कि नहीं जाता है। आप कहोगे सर जाएगा। तो यहां पर भी वही सेम ही लगवाना है। तो इसके आगे का कंटिन्यू मैं यहां करूंगा। तो n फैक्टोरियल को मैं कहां तक खोलूंगा, जब मेरे पास क्या आ जाए n माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाए। तो देखो मैंने क्या किया कि n ब्रैकेट में n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय, अब इसको भी मैं खोलूंगा कब तक, जब n माइनस 5 फैक्टोरियल आ जाए। तो देखो n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 को तो मैंने आगे लिख दिया, फिर इसमें से एक कम किया, कैसे, n माइनस 4 माइनस 1 करना होता है ना, तो ये ऐड हो गया, कितना हो गया, n माइनस का 5। इसके आगे हम और नहीं खोलेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या है ऑलरेडी n माइनस 5 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है n माइनस 1 फैक्टोरियल, इज इक्वल टू हो गया 5 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो n माइनस 5 फैक्टोरियल से ये n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो गया, इस n माइनस 1 फैक्टोरियल से ये n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो अब हमारे पास बचा n डिवाइडेड बाय n माइनस 4 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। जैसे ही रेसिप्रोकल करवाओगे तो ये हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देना n माइनस 4 से, तो कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय n माइनस का 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 5n माइनस का कितना हो जाएगा 12, इन माइनस के 20 हो जाएंगे, सॉरी 12 नहीं होंगे। लेकिन आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, n की फाइंड करनी है। तो यहां पर देखो पॉजिटिव का 5n है, यहां पर जो है वो पॉजिटिव का 3n है, तो रेसिप्रोकल करवाएंगे तो ये उस साइड चला जाएगा, 5n में से 3n चले गए तो पीछे बचे 2n, और ये जो माइनस का 20 है वो इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं 2n इज इक्वल टू हो गया 2n इज इक्वल टू हो गया 20। तो n की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई 10, n की वैल्यूज हमारे पास कितनी आ गई 10। जैसे ही हम क्या करेंगे n की वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे और इन दोनों परम्यूटेशन का क्या निकालेंगे, रेशियोज निकालेंगे, तो वो 5 डिवाइडेड बाई 3 के इक्वल होगा। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इस प्रकार का क्वेश्चन आप कर सकते हो। लेकिन ये जो है ना n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको हम किस प्रकार से खोलें, तो इसको है ना आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे या इसके रिगार्डिंग और आपको कोई भी क्वेश्चन मिले उनको जब है ना धीरे धीरे सॉल्व करोगे ना, तो ये आपके क्या हो जाएगा, एकदम पकड़ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड आर इफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 4pr इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 5pr माइनस का 1। ज्ञात कीजिए कि r यदि 5 4pr इज इक्वल टू 6 5pr माइनस 1, यानी कुछ इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर दे दिया है और आपको कहा है कि r की वैल्यूज फाइंड करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को वापस यहां लिख देंगे सॉल्यूशन की शुरुआत के अंदर। तो मैंने लिखा कि 5 4pr इज इक्वल टू हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 5pr माइनस का 1। जब आप ध्यानपूर्वक इसको देखोगे, जब आप इसको ध्यानपूर्वक देखोगे तो इससे पहले वाला जो हमने एग्जांपल किया था और वो था 12 का सेकंड, वो और ये D2 का D2 है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज किया गया है। कैसे, मैं इसको उस एग्जाम्पल के रूप में कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे, मैंने जैसे ही रेसिप्रोकल करवाया तो ये 5 जो था मल्टीप्लाई में कहां कूद के जाएगा, डिवाइड के अंदर, और ये जो है ना ये कहां है 6 के साथ मल्टीप्लाई के अंदर, तो ये आएगा कूद के डिवाइड के अंदर। तो मैंने लिखा 4pr डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या लिखा हुआ है 5pr माइनस का 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 5। मैंने यहां से क्या करवाया, रेसिप्रोकल करवाया। अब आप भली भांति जानते हो कि NPR जो होता है ना वो क्या होता है, या इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय होता है n माइनस r फैक्टोरियल। मैंने कहा जी। अब क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला ना यहां पर और यहां पर पुट कर देंगे, n की जगह क्या है, दैट इज द 4। तो मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 4 माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 5, यानी n की जगह क्या है 5 माइनस r की जगह अब क्या है r माइनस 1।
तो मैंने लिखा माइनस आर, इसके आगे प्लस का साइन था, इस प्लस के साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस का हो गया, फिर इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। फिर क्या हो गया, फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 6 डिवाइडेड बाई 5। क्या हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 5। अब देखो ये एक फ्रैक्शन है, एक और ये फ्रैक्शन आ गई, इन दोनों फ्रैक्शन को आपस में एक दूसरे के अंदर क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो जैसे ही फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन का भाग दे दे तो ऐसे स्ट्रक्चर को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, तो देखो ऊपर वाली जो है ना फ्रैक्शन उसको तो वैसे ही लिख दिया जाता है। तो मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है ना उसको चेंज करके इस वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा दिया जाता है। कैसे कि ये जो 5 माइनस आर प्लस 1, तो ये ऐड हो गया, कितना हो गया 6 माइनस आर, तो यहां पर मैंने लिखा 6 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आ गया 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो गया 6 डिवाइडेड बाय 5। अब इसके आगे का कंटिन्यू मैं यहां करूंगा, आप ना ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर है ना, आगे आईआईटी का जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो वहां पर भी ये आएगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देने के लिए जाओगे वहां पर भी इसका इंपोर्टेंस बहुत ही ज्यादा रहने वाला है, तो आपको यहां पर बहुत अच्छी प्रकार से समझना होगा। अब मेरी बात सुनो कि यहां पर लिखा है 4 माइनस का आर, यहां पर लिखा है 6 माइनस का आर फैक्टोरियल, और यहां पर लिखा है 5 फैक्टोरियल, यहां पर लिखा है 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को हम सॉल्व कर देंगे। कैसे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल के अंदर 4 फैक्टोरियल आता है, ठीक है, लेकिन ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा अलग है। यहां पर क्या लिखा हुआ है 6 माइनस आर फैक्टोरियल, यहां पर लिखा हुआ है 4 माइनस आर फैक्टोरियल। जब 6 माइनस आर फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो इसके अंदर ये हमेशा हमेशा छुपा हुआ रहता है। देखो 6 माइनस आर माइनस 1 तो 5 माइनस आर हो गया, फिर 5 माइनस आर में से एक और कम करेंगे तो 4 माइनस आर हुआ कि नहीं, वो आपका वो सर हो गया। तो मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया। यहां पर क्या लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो गया 4 माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर क्या है, यहां पर हो गया देखो 6 माइनस तो आर था ही, फिर इसमें से एक कम किया तो 5 माइनस क्या हो गया आर, फिर एक और कम किया तो 4 माइनस का आर। अब इसके आगे कम नहीं करेंगे क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, सेम है। डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल के आगे इसको नहीं खोलेंगे क्योंकि इस 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 4 माइनस आर फैक्टोरियल से ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट, लेकिन इज इक्वल टू हो गया 6 डिवाइडेड बाय 5। क्या हो गया 6 डिवाइडेड बाय 5। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 6 माइनस का आर और 5 माइनस का आर इज इक्वल टू हो गया 6 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ये 5 जो डिवाइड में है रेसिप्रोकल करवाने से कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर, और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही इन ब्रैकेटों को सॉल्व करोगे तो 6 5 से कितने हो जाएंगे 30, 6 को माइनस आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 6 आर, फिर माइनस आर को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 5 आर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस, और आर को आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। लेकिन ये प्लस का 6 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 6, और यहां पर क्या बच जाएगा 0। तो जब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर ये बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई कि आर स्क्वायर माइनस 6r और 5r ऐड होके 11r हो गए। अब देखो 30 में से 6 चले गए तो पीछे कितने बच गए, प्लस के 24 इज इक्वल टू हो गया 0। जैसे ही ना इसको सॉल्व करोगे या इसके फैक्टराइजेशन करोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्या आ जाएंगे, तो आर स्क्वायर माइनस के 8r माइनस का 3r, क्योंकि 8 3 24 होता है, क्या होता है 24, प्लस का क्या हो गया 24 इज इक्वल टू हो गया 0। तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो आप कहोगे सर आर। तो जैसे मैंने आर कॉमन लिया तो यहां पर क्या बच गया आर माइनस का 8, फिर यहां से मैंने -3 कॉमन ले लिया तो यहां पर तो बच गया आर
लेकिन यहां पर बच गया माइनस का 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इन दोनों टर्म्स से बाहर क्या कॉमन आ जाएगा, तो r माइनस का 8, तो अब क्या बच गया r माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये कब 0 हो सकता है, या तो r माइनस 8 वाला जो ब्रैकेट है या तो ये 0 हो, यानी r माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो, या क्या हो r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो। जैसे रेसिप्रोकल करवा के इसको सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल टू हो गया 8 और यहां पर हो गया r इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो r की वैल्यूज आई है वो क्या आ गई 8 और 3, दैट इज द आंसर। तो हम कुछ इस प्रकार से r की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप ध्यानपूर्वक देखोगे, मैंने कहा था कि जब भी आप NPR वाला फॉर्मूला लगवाते हो तो r जो होता है वो 0 से बड़ा लेकिन n के बराबर या n से छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर r की वैल्यू जब 8 आई जो n से क्या है बड़ी है, तो हम 8 यहाँ पर नहीं लेके क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे। क्या लेंगे 3। जैसे ही 3 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और इसके आगे के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 6.3 हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को पूरा देखा है तो उसको तो जरूर समझ में आया है। अरे कोई बीच बीच में छोड़कर बाहर निकला, फिर आया, फिर स्किप करके और आगे बढ़ा गया, तो उसको भैया इतना समझ में नहीं आया। तो किसी को भी समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा ले सके। यदि कोई भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप तुरंत उसका फायदा उठा सकोगे। हमारी मुलाकात पुनः किसी अन्य वीडियो में होगी। तब तक आपको क्या करना है, आपको ये करना है, मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी बताए हैं एक्सरसाइज 6.3 के रिगार्डिंग, तो जितने भी एग्जाम्पल बच गए हैं वो एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करना, या 6.3 में कोई भी क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो वो बनाने की कोशिश करना। जय हिंद, वंदे मातरम।